हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रिटेल मैनेजमेंट के चैप्टर 9 की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन रिटेल इंस्टीट्यूशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि एक ऑर्गेनाइजेशंस क्या होता है। ऑर्गेनाइजेशन कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो एक डेफिनेट पर्पस के लिए इकट्ठे होते हैं और उस टारगेट को अचीव करते हैं। तो किसी भी बिज़नेस, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। बट अल्टीमेटली इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम होता है हमें एक कॉमन पर्पस को अचीव करना है। और उस कॉमन पर्पस को अचीव करने के लिए जितने भी मेंबर हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उनमें कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। और कोऑर्डिनेशन कैसे होगा? जब एक प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जिसमें हर एक इंडिविजुअल पर्सन्स की ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन की जाएगी। इस ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से असाइन करने से हमें ये बेनिफिट हो जाता है, अगर किसी भी तरह की प्रॉब्लम अराइज होती है तो उस इंडिविजुअल पर्सन को हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं। कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ये बताता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी डिवाइड करने के बाद कैसे अचीव किया जा सकता है। और इस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन होना, सुपरविज़न होना और कंट्रोल होना, ये तीनों चीज़ें स्पेसिफिकली डिफ़ाइन होनी चाहिए, उसे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की। कहते हैं जनरली जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन फिर भी हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, और ज़रूरत अगर पड़ी भी तो एक प्रॉपर तरीके से जिसमें आपने हर एक इंडिविजुअल पर्सन को ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की है, करने के बाद उसका बेनिफिट्स क्या हुआ उसके बारे में हम बात करते हैं। पहला बेनिफिट ये है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाने से एक वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार होता है जिसमें अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लियरली डिफाइन हो जाती है। सेकंड, इसमें एक कोऑर्डिनेशन, एक रिलेशनशिप की बात आती है। इसमें पता लग जाता है कि वो ये रिपोर्ट दूसरे पर्सन्स को क्यों सबमिट करा रहा है, उसका उससे क्या रिलेशन है। थर्ड, इसमें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स हो जाती है। अगर कोई भी ज़रा सी भी मिस्टेक करता है तो उस प्रॉब्लम के लिए उस पर्टिकुलर पर्सन को आप छेड़ सकते हो, आपको पूरा ऑर्गेनाइजेशन हिलाने की ज़रूरत नहीं है। फिर कहता है ये एक रोड मैप तैयार हो जाता है कि एम्प्लॉयज़ की जो प्रमोशन है वो किस बेस पर करनी है। फिफ्थ, ये कहता है इससे वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि जितने ज़्यादा बेटर तरीके से काम करेंगे उतनी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी को देखते हुए उनको प्रमोट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है कि हमें एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करना है, तो सुपरविज़न के थ्रू हम वर्किंग के जो एम्प्लॉयज़ है उसकी इवेल्युएशन ईजी तरीके से कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि क्रिएटिंग एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन, कि एक रिटेल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी डिफ़ाइन करने के बाद एक टास्क तैयार हो जाती है, और उस टास्क में ये पता लग जाता है कि कितने टाइप्स के और कितने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर तैयार किए गए हैं। इसको दो फोल्ड हमने बना दिया है। पहला, ये हर एक पर्सन के ये आइडेंटिफिकेशन कर देती है कि उस टास्क को परफॉर्म कौन करेगा। सेकंड, क्लियरली उस टास्क को करने वाले कितने लोग इन्वॉल्व होंगे, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी। तो उनकी क्या ड्यूटीज़ होंगी, उनका क्या रोल रहेगा, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जैसे पहला है टॉप मैनेजमेंट। कहता है टॉप मैनेजमेंट की वैसे तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, क्योंकि जो मेन काम होता है टॉप मैनेजमेंट का वो डिसीज़न मेकिंग होता है। सेकंड आता है बाइंग एंड मर्चेंडाइजिंग। बाइंग और मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, और इसमें ये पता लग जाता है हमें कितने ज़्यादा चीज़ों को ख़रीदना और बेचना है। स्टोर ऑपरेशन रिस्पॉन्सिबल है ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द स्टोर की। स्टोर में ये पता लग जाता है हमारा लेआउट कैसा होगा, डिज़ाइन कैसा होगा, विद इन दी स्टोर अपने क्या क्या मटेरियल रखा हुआ है, क्या क्या लेवल्स उसके होंगे, ये सारी चीज़ें क्लियरली डिफाइन होती है। फोर्थ आता है फाइनेंस एंड अकाउंट। फाइनेंस एंड अकाउंट डिपार्टमेंट भी काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है, बिकॉज हमने पहले भी कहा है कि जो फाइनेंस है वो ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ ब्लड है, और ये डिपार्टमेंट ये बताता है कि हर एक रिटेल स्टोर के डिपार्टमेंट से आप कैसे पैसे एलोकेट कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से कैसे रिकॉर्ड रख सकते हो, सारी मेंटेनिंग कैसे रख सकते हो, ये सारी चीज़ें। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हर तरह के पेपर वर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो ओवरऑल काम है रिटेल स्टोर का वो एक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर ही डिपेंड होता है। मतलब ऑल काइंड्स मेंटेन्स ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ मेंटेन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट 6 पॉइंट आता है एचआरएम क्या होता है। एचआरएम क्या है? कहता है कि एचआरएम डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो एचआरएम है मतलब
हर एक इंडिविजुअल पर्सन्स की कैसे रिक्रूटमेंट करनी है, कैसे सिलेक्शन करती हैं, कैसे लेआउट तैयार किया जाएगा, मतलब वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की एक वैल्यूएबल एसेट्स है और उस एसेट्स को अच्छी तरह से डन करना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी हो जाता है। 7 पॉइंट आता है सपोर्ट फंक्शन। सपोर्ट फंक्शन यानी कि एक रिटेल स्टोर वाला जो ऑपरेटर है वो अपने माल को किसके थ्रू निकाल सकता है, एडवर्टीज़मेंट के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पब्लिक रिलेशन, मार्केटिंग, इन सब डिपार्टमेंट के थ्रू। तो ये जो 7 हैं हमारे पास, ये सभी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं कि फैक्टर अफेक्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की 3 पॉइंट्स इसमें दे रखे हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं नंबर 1, द लेवल एंड द स्केल ऑफ ऑपरेशन। कहता है लेवल और स्केल ऑफ ऑपरेशन एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिटेलर ये चूज़ करता है कि वो अपना जो लेवल है वो स्मॉल लेवल पे ऑपरेट करेगा अपना रिटेलर शॉप या बिगर लेवल पर करेगा। अगर स्मॉलर लेवल पर करेगा या बिगर लेवल पर करेगा तो सभी की बाउंड्रीज अलग अलग होंगी। अपना जो माल है वो नेशनल लेवल पर बेचेगा या इंटरनेशनल लेवल पर, तो कौन कौन सी बाउंड्रीज उसको अफेक्ट करेंगी। सेकंड आता है टाइप ऑफ प्रोडक्ट सोल्ड, कि एक रिटेलर को ये भी देखना है कि किस टाइप का प्रोडक्ट वो बेचने जा रहा है। अगर उसका प्रोडक्ट फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है या ड्यूरेबल गुड्स है या पेरिशेबल गुड्स है जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, तो किस तरह से उसने वो मोटोरिया यूज़ करना है। थर्ड आता है टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन। कहते हैं जो टाइप ऑफ डिपार्टमेंटलाइजेशन है, जैसे हम बिजनेस फंक्शंस की बात कर रहे हैं तो उसमें मार्केटिंग, फाइनेंस, HRM और भी चीज़ें आ जाएंगी। अगर हम प्रोडक्ट वाइज बात करें कि कौन सी प्रोडक्ट लाइन उसने चूज़ करी है, अगर जोग्राफिकल एरिया की वाइज करें कि कौन सा एरिया उसने लिया हुआ है अपने स्टोर को ऑपरेट करने के लिए, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, साउथ में है, तो ये सभी बहुत सारे फैक्टर है जो एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम वीडियो में बात करेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का एक रिटेल फॉर्म प्रोसेस क्या रहती है। थैंक यू सो मच।